स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे 7.7। ठीक है, तो 7.7 का बहुत सारा सवाल जो है आपसे बन गया होगा। कुछ लोगों से एक दो सवाल नहीं बना है, तो आज वो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, उसके सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक ये है। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है, जो आपका डाउट है, कुछ लोगों ने मुझे डाउट लिख के भेजा है, तो मैं वो पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका जो डाउट है, कुछ सवाल जो लोगों से नहीं बन पाया 7.7 का। ठीक है, एनसीईआरटी का जो 7.7 है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 7 कुछ लोगों से नहीं बना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा सॉल्यूशन आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप थोड़ा हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे इसको, तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1, और इसमें से इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये लाइन क्लियर है, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए। और हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, देखिए आप जैसे 1 को रहने दीजिए, और यहां पर क्या करना है, जैसे यहां एक्स स्क्वायर है, इसमें जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। समझ में आया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की जगह कितना है 3/2। इसमें अपने मन से आप जोड़ दीजिए 3/2 का स्क्वायर, इतना जोड़ दिए, है ना, इतना जोड़ दिए। अच्छा, जितना जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ेगा, इस बात को आप समझिएगा। 3/2 का स्क्वायर जो है घटा दिए। ये बात क्लियर है? एक बार फिर से हम समझाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए। अब यहां पर 3/2 दिख रहा है, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो फायदा यह होगा कि आपको इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस, यहां देखिए, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक क्या बन गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। और बाकी यहां बच गया कितना, इसको इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 9/4, 9/4 आ गया, और इंटू dx। अब आप इस ब्रैकेट को हटाइए, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इतना है ना, 1 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 9/4 इंटू dx। अब इसमें जो है 1 में 9/4 जोड़ दीजिए, तो 1 में 9/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 9/4, 4 9 13, 13/4, तो 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं इस तरह से। 13/4 का मतलब क्या होगा, 13/4 को हम लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला पर आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको मालूम है। अब यहां से जो फार्मूला लगेगा, याद होगा आपको, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx का। इसका फार्मूला क्या होता है,
x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि a का जगह कितना है, a का जगह है रूट 13/2 और x का जगह कितना है x माइनस 3/2। तो इसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। जिन लोगों से नहीं बन पाया वो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक तो ये सवाल था। इसके बाद एक और सवाल है जो कुछ लोगों से नहीं बन पाया है, उसका भी हिंट आपको हम दे देते हैं। हालांकि ये हिंट नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया है ना, खाली बस आपको लास्ट में वैल्यू पुट करना है। तो जिन लोगों से नहीं बना इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका आने वाला जो टेस्ट है जो कि 6 सितंबर को होने वाला है, उसमें इस टाइप का सवाल हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है 7.7 का 8वां नंबर, इसका भी आपको हिंट दे देते हैं, आप खुद से बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, 7.7 का 8वां नंबर सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, आप देखिएगा 7.7 में आपको 3 तरह का फॉर्म हम बताए हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं 7.7 का, तो पहले जाकर उसको देखिए। जब तक आप इसके थ्योरी को नहीं समझिएगा, जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बस हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बात को समझिए, ठीक है। एक्चुअली आप इस बात को समझिए कि a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यहाँ तो 2 रहेगा ही, तो यही 2 हमको चाहिए। यहाँ 2 नहीं है तो 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और x को रहने दिए और यहाँ पर 2 से भाग भी दे दिए, ठीक है। 3/2 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab, अब आएगा b स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, ठीक है। सिंपल है, तो उतना घटा देंगे। 3/2 का स्क्वायर घटा देंगे इंटू dx। अब इसको देखिए, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको खुद से बनाना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आपको लिखवा दिए हैं पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, इसका फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं, प्रूव भी करवाए हैं, ठीक है। आपके कैलेंडर में, चार्ट में भी दिया है, आपके बुक में भी दिया है। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, खोजिए फॉर्मूला को, वीडियो को देखिए जाके फिर से, है ना। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अंतर क्या है, x के जगह पे ये है x प्लस 3/2 और a के जगह 3/2 है। इसका यूज करेंगे, सवाल बन जाएगा। क्लियर। एक और सवाल जो कुछ लोगों से नहीं बना है वो है 9 नंबर, एक्सरसाइज 7.7 का 9 नंबर। देखिए आप, ये अच्छी बात है कि आपसे सवाल नहीं बनता है, आप मेरे से पूछते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि पूछने के पहले कम से कम 3 बार ट्राई करना है, एटलीस्ट 3 बार। किसी सवाल पर अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं देते हैं और डायरेक्टली मेरे से पूछ लेते हैं, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी सवाल के साथ कम से कम 15-20 मिनट लड़ाई कीजिए, है ना, और उस लड़ाई को जीतने का कोशिश कीजिए। नहीं जीत पाइएगा तो उसके बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन डायरेक्टली मेरे से पूछना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद आप पूछिए, तो आपको समझाने के बाद समय में भी ज्यादा आएगा। लास्ट को इसका जो 9 नंबर है, ये भी कुछ लोगों से नहीं बना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 इंटू dx, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसमें क्या करना है, आप सीधा एलसीएम ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया 9, ऊपर में 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 9 का रूट क्या होगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ बाहर निकल गया, ये चूंकि बटा में है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला पर आ गया है ना। आप इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा जैसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला ये वाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका भी फॉर्मूला पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखें जाके देखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूला में ये बन जाएगा, x के जगह x हो गया और a के जगह 3 हो गया। तो ये क्या आपका 7.7। तो जिन लोगों से नहीं बना है उसको देखिए, समझिए और बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 7.1 से लेकर के 7.7 ये था इंडेफिनिट। अब हम लोग डेफिनेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। आप लोग जो इंटीग्रेशन पढ़े सब कुछ वही है, बस उसमें लिमिट लग जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। तो कौन कौन सा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसको आपको समझाते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है ना। 5 से 6 दिन में ये पूरा हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन से पूरा फ्री हो जाइएगा और आपका लगभग 15 से 20 नंबर का सिलेबस जो है ये कवर करता है। तो इम्पॉर्टेंट एक मेजर एक बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, जो कि लगभग पूरा होने वाला है। चलिए आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें 7.8 है, 7.9 है, 7.10 है और 7.11 है। ये टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें जो 7.11 आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे या मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। हम लोग पहले 7.9, 7.10 और 7.11 को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग 7.8 को सीखेंगे, तो आपको थोड़ा आसान फील होगा, ठीक है। आज हम लोग 7.9 शुरू कर रहे हैं और 7.10 का भी मैं कुछ सवाल बताऊंगा, ठीक है। आप उसको ठीक से समझिए, ये दोनों मिलता जुलता है, कोई खास अंतर नहीं है। तो पहले हमको यह समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं और समझाते हैं। आप समझिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन का क्लास शुरू से किए है ना, अगर आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेट में आपको जरा भी परेशानी महसूस नहीं होगा। लेकिन जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है पहले का, तो उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक क्लास है, जो पहले का जो शुरुआती क्लास हम दिए हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारा स्टूडेंट जो है शुरुआत का क्लास नहीं करता है, बीच के क्लास में घुस जाता है या बीच के क्लास को समझना चाहता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है ना, सीक्वेंशियल है, मतलब सीक्वेंस में बना हुआ है। शुरू का जिसको समझ में नहीं आएगा तो उसको बाद का भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले का, उसको देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर डिस्कशन भी कीजिए। अगर आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो बाद में उसका रिएक्शन लीजिए कि भाई तुमको कैसा लगा,
कौन सा बात तुमको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ बताओ, है ना। और वो फीडबैक हमको दीजिए। अब देखिएगा यूट्यूब पे जो वीडियो आप देखते हैं उसमें कमेंट सेक्शन रहता है, तो कमेंट सेक्शन किस चीज़ के लिए? फीडबैक देने के लिए। आप हमको फीडबैक दीजिए कि सर आपका ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, इसको फिर से समझाइए, ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, है ना, तो हम आपको और बढ़िया समझाएंगे। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग फीडबैक देना भूल जाते हैं। वीडियो देख लिए खुश हो गए, तो वैसे काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए, नेगेटिव फीडबैक दीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है उसका तारीफ कीजिए, अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट भी आप दे सकते हैं, वो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं कि भाई डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत दिन से नाम सुन रहे थे डेफिनिट इंटीग्रेशन का, है ना, तो आज इसका परिचय हो जाए। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो नाम में ही लगा हुआ है डेफिनिट, और पहले क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट का हिंदी में मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट, अनिश्चित, और ये क्या है? निश्चित। तो आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज देखिए, गौर किए कि इनडेफिनिट वाले में जितना भी सवाल हम बनाते थे उसमें प्लस सी लगाते थे, कांस्टेंट। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई प्लस सी क्यों लगाते हैं, तो इसका जवाब हम शुरुआत में दे चुके हैं। जो लोग इंटीग्रेशन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, उसमें हम समझाए हैं कि प्लस सी जो लगाते हैं या प्लस के जो लगाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, इसका कारण आपको हम पहले वाले वीडियो में समझाए हैं, जो पहला वीडियो है, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। डेफिनिट में क्या है कि सी लगाने का झमेला खत्म, सी नहीं लगेगा। अब सी क्यों नहीं लगेगा उसको हम आपको डिफाइन करके समझाते हैं, आप समझ जाइए, बहुत आसान है। तो पहले इसका कुछ डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, चाहे इसका कॉन्सेप्ट लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, या फंक्शन की जगह आप लिखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। Let f(x) be a continuous function defined, इसको हिंदी में समझाएंगे, दोबारा नहीं है, ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। Let f(x) be a continuous function defined on a closed interval, है ना। क्लोज इंटरवल बहुत लोग समझते होंगे और कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे, ठीक है। Let f(x) be a continuous function defined on a closed interval a to b, and capital F(x) be the antiderivative का दूसरा नाम क्या है बताइए? आपको शुरुआत वाले वीडियो में बताए थे, एंटी डेरिवेटिव को ही बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। या एक और नाम है इसका प्रिमिटिव, जो लोग नहीं जानते हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है। परिभाषा को लिखिए और समझिए, लिखना भी है, समझना भी है, बोलना भी है, सोचना भी है, पढ़ना भी है, सब काम करना है, ठीक है। Let f(x) be a continuous function defined on a closed interval a to b and f(x) be the antiderivative, antiderivative का मतलब है इंटीग्रल, या उसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, f(x) be the antiderivative of small f(x), then the definite integral, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। then the definite integral of small f(x) is denoted as, या ऐसे लिख सकते हैं, over the closed interval a to b is denoted as integration of f(x) dx, ठीक है।
लोअर लिमिट a अपर लिमिट b एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड भी लिख सकते हैं चाहे गिवन एज, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है या उसका मैथमेटिकल सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लोअर लिमिट a अपर लिमिट b बराबर कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और इसका मतलब है एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ये है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है, आराम से लिखिए, उसके बाद फिर आराम से समझिए, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले आपको 1 मिनट समय देते हैं लिखने का, लिखिए आप। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, समय का बचत होगा, है कि नहीं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिखिए, उसके बाद आप समझिएगा। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, माना कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? तो कंटिन्यूटी अभी तक हम पढ़ाए नहीं है क्लास में, जो सही बात है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में a से b तक में, इस बात का मतलब है कि जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब उसका ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं कहीं से कहीं तक, a से लेकर के b तक, तो उस दौरान ये ग्राफ कहीं टूटता नहीं, ग्राफ लगातार बनता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब यही समझिए। ठीक है, तो a से b के बीच में एक क्लोज इंटरवल है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसमें a को भी लेना है और b को भी लेना है, और a और b के बीच जितना भी पॉइंट्स है उसको भी लेना है। ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल a से b में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड कैपिटल एफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव अथवा इंटीग्रल अथवा प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, यानी कहने का मतलब है कि स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल है, स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है? वो है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, यानी कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है? कैपिटल एफ एक्स मिलता है। तो कैपिटल एफ एक्स इसका कहा जाता है इंटीग्रल, चाहे एंटी डेरिवेटिव, चाहे प्रिमिटिव कहा जाता है। याद रहेगा। ठीक है, चलिए देन दैट डेफिनिट इंटीग्रल, then the definite integral of small fx over the interval a to b, है ना। इस कंडीशन में जो स्मॉल fx है उसका जो डेफिनिट इंटीग्रल है इस इंटरवल में a से b तक में इज डिनोटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, या फ्रॉम a to b, a से b तक, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिट लग जाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a को बोलते हैं, यहाँ पर a क्या है? लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट, या उसको बोलते हैं इंफीरियर लिमिट। हालांकि ज्यादा पॉपुलर लोअर है, लेकिन जानकारी कर आपको बता देते हैं इंफीरियर लिमिट। ठीक है, और जो ऊपर वाला है b, उसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। b को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर लिमिट, सुपीरियर लिमिट। याद रहेगा ना? तो इंफीरियर सुपीरियर छोड़िए, आप याद रखिएगा लोअर अपर। नीचे वाला हो गया लोअर, ऊपर वाला क्या हो गया? अपर। तो किसी भी, जैसे हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, तो इंडेफिनिट में इसका चक्कर नहीं था, है ना, ये दोनों नहीं था, लोअर नहीं था, अपर नहीं था। लेकिन डेफिनिट जब आ जाएगा तो उसमें लोअर लिमिट लगेगा, अपर लिमिट लगेगा। यानी इसको इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका लिमिट लग गया। लिमिट का मतलब यहां से यहां तक, a से b तक। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। तो किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, ये आपको जब हम एरिया चैप्टर पढ़ाएंगे, जब अगला चैप्टर में घुसेंगे एरिया में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब जो है
एरिया निकालने में कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों इसको समेशन कहा जाता है, हम लोग इस सब सीखने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक सब कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिनोट करने का तरीका क्या है, उसमें लोअर लिमिट लगता है, अपर लिमिट लगता है, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ हो गया और लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। कैपिटल एफ क्या है, यहाँ देखिए कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का इंटीग्रल है, इसमें लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। इसका मतलब है कि x के जगह पर पहले b आएगा, x के जगह पर पहले b आएगा, फिर माइनस x के जगह पर a आएगा, तो बन जाएगा fp माइनस fa। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकलेगा, ये जो वैल्यू निकलेगा ये डेफिनिट होगा, डेफिनिट वैल्यू। डेफिनिट वैल्यू का मतलब क्या होगा, निश्चित मान, यानी कि किसी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा निश्चित आएगा, अलग अलग मान नहीं आ सकता है, इस बात को समझिए। इंडेफिनिट वाले में क्या था, प्लस सी था, याद कीजिए प्लस सी। तो प्लस सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसमें वो वाला बात नहीं है, इसमें प्लस सी हट गया। कोई भी जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा, अलग अलग आदमी सॉल्व करेगा, उसका एक ही मान आएगा, मान अलग अलग नहीं आएगा। तो अलग अलग नहीं आएगा यानी एक ही मान आएगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि वो डेफिनिट वैल्यू देता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। ठीक है ना, लोअर लिमिट का दूसरा नाम है इंफीरियर लिमिट और अपर लिमिट का दूसरा नाम है सुपीरियर लिमिट। क्लियर। चलिए अब हम लोग जो है एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसमें एक बात आपको जो हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं आएगा, उसका कारण समझिए। ठीक है, अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते भी हैं तो भी लेने से कोई फायदा नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप बोलते हैं कि भाई fx इंटू dx का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल fx प्लस सी लेते हैं, ये बात ठीक है। क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, ये बात मालूम है। लेकिन जैसे ही इसमें लिमिट लग जाएगा, देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसमें लिमिट लगा देंगे fx इंटू dx लिमिट a से b, तब क्या होगा, fx का इंटीग्रेशन कितना है, fx प्लस सी है, fx प्लस सी, और इसमें लिमिट लगा हुआ है a से b। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम x जो यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह पर पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, बताइए ना, fb माइनस fa। तो पहले x के जगह पर b आएगा, फिर माइनस x के जगह a जाएगा। तो ये अगर हम पहले b पुट करेंगे तो हो जाएगा fb प्लस सी होगा, फिर माइनस x के जगह a जाएगा तो हो जाएगा fa प्लस सी। क्लियर। fb प्लस सी माइनस fa प्लस सी, पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पर, फिर माइनस x के जगह लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये c और ये c कट जाएगा, ये दोनों c कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा, fb माइनस fa। ये बात क्लियर है। तो आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c वो खत्म हो गया। तो डेफिनिट वाले में जो है c का झमेला नहीं है, c लिखने का जरूरत ही नहीं है, और लिखने के बावजूद वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका ये डेफिनिट का कॉन्सेप्ट। अब इसका एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा, और इसमें कोई खास बात नहीं है, जितना चीज आप पहले पढ़े हैं सब कुछ वही है, खाली लिमिट लग जाता है। और हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद 7.9 और 7.10 आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, और अधिकांश सवाल आपसे बन जाएगा। 2-4 सवाल में दिक्कत हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, अगर हर सवाल आसानी से बन जाएगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है, या पढ़ने का मजा कैसे आएगा। ठीक है, कुछ कठिनाई होना जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। बिल्कुल पहले एक आसान सवाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर इंटू dx, इसमें लिमिट लगा दिए 2 से 3,
इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। अगर आपके पास कॉपी कलम है, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, तो इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। देखिए आपका आंसर सही गलत है। पहले वीडियो पॉज कीजिए, आप बनाइए पहले, फिर आपको बताइए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, देखिए आप अपना आंसर मिलाइएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, ठीक है। सी का झमेला इसमें नहीं है, सीधा जो है यहाँ 2 यहाँ 3, ये लोअर लिमिट है ना, ये आपका क्या है लोअर लिमिट, और ये क्या है ये अपर लिमिट, ठीक है। अब हम क्या करें, अब देखिए FB माइनस FA, तो पहले ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाले का वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह रखिए 3, तो 3 पर पावर 3/3 और फिर 2 रखिए, 2 पर पावर 3/3, ठीक है। 3 पर पावर 3 कितना होता है 27, 27 में 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 9, और 2 पर पावर 3 8, 8/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लघुत्तम आ गया 3, 8 9 दिया 27, 27 माइनस 8 कितना आंसर है बताइए 19, ठीक है ना, 19/3 आ गया आंसर। इस तरह से बनेगा। तो इसमें कुछ खास बात है, बिल्कुल आसान। इंटीग्रेट जैसे करते थे वैसे ही किए। पहले हम क्या किए, अपर लिमिट का मान पुट किए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट का मान पुट किए, आ गया आंसर। खाली कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग का जो है प्लस माइनस में गलती होता है, जोड़ घटाव में गलती होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। चलिए कुछ आपको हम एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। एनसीईआरटी का सवाल बताने से बहुत लोग को अच्छा लगता है और अच्छी बात है, एग्जाम के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल हम आपको बता दें। 7.9 का बहुत आसान चैप्टर है, हमको तो नहीं लगता है बताने का जरूरत है, लेकिन आपको फिर भी हल्का फुल्का बता देते हैं, ठीक है। काफी सवाल बिल्कुल इजी है। जैसे इसका 2 नंबर सवाल देखिए, एकदम आसान सवाल, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बिना लिखे भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी में आंसर लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे और आप आंसर मिलाइए। चलिए देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, मॉड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। यहाँ चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो इसमें 3 और 2 में तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। ये क्या हो गया log 3 माइनस log 2। जब कोई संख्या पॉजिटिव रहेगा उसमें मॉड नहीं लगाना है, ठीक है। तो log 3 माइनस log 2 को हम क्या लिख सकते हैं log 3/2, log 3/2 हो गया आंसर। log m माइनस log n, log m बटा, क्लियर है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, x के जगह पहले 3 आएगा, फिर माइनस x के 2 आएगा, तो log 3 माइनस log 2 को लिख सकते हैं log 3/2, हो गया आंसर। बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही आसान आसान सवाल दिया है और इंटीग्रेशन में जितना चीज आप पढ़े वही सब कुछ है, खाली लिमिट का वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नया चीज नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ सवाल लेते हैं जो कि काफी आसान आपको लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, आप खुद से बना लीजिए। जैसे एक सवाल आप हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 9 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर है, अधिकांश सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है। लिमिट है 0 से 1। इसका भी आंसर आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए, फिर आप मिलाइए, ठीक है। चलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है sin इनवर्स x,
इसमें लिमिट है 0 से 1, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 0 होता है, इसका आंसर हो गया π/2। क्लियर, बहुत आसान है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका 30 नंबर देखिए, 13वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और लिमिट है 2 से 3। ये भी काफी आसान सवाल। पहले आप इस इंटीग्रेशन को बना लीजिए, उसके बाद हम लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रोसेस है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 है इंटू dx, आप अपने मन में नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा। अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2x होगा। तो यहां जान उसके 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। x स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने में क्या हुआ 2x, तो 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग दे दिए। ऐसा क्यों किए, कारण है कि ऐसा करने से ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन गया। तो नीचे वाले को जैसे मानेंगे z, ठीक है, नीचे वाले को अगर हम z मानेंगे, ऊपर बन जाएगा dz, तो dz बाई z log z। तो उतना करने का ये नहीं है, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो उतना प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना काम आप मन में भी कर सकते हैं या रफ में भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, और कांस्टेंट को बाहर रहने दीजिए, है ना। कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद log x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगा आपका कितना 2 से 3, फ्रॉम 2 to 3। तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। तो पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू x की जगह पहले रखिए 3, x की जगह रखेंगे 3 तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ये हो गया log 10, और माइनस यहाँ 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, log 5, ठीक है। हाफ इंटू, तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, log m माइनस log m, log m बटा m, यानी कि log 10/5 कितना हो गया, हाफ इंटू log 2। यहां तक भी छोड़ सकते हैं। अगर कभी कभी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा और ऑप्शन ये नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, तब आप समझिए कि log के आगे किससे गुना है, log के आगे हाफ से गुना है। तो इसको हम पावर बना सकते हैं। आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे नहीं होता है कि log m टू दी पावर n बराबर क्या होता है n इंटू log m, ये होता है। तो आगे में n है, तो n को हम पावर बना सकते हैं, तो हाफ को बना दीजिए पावर, तो log 2 पर पावर हाफ, ठीक है। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, log 2। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना रहे हैं, आपको ये ऑप्शन मान लीजिए नहीं दिया है, ये नहीं दिया है तो ये वाला दिया होगा, क्लियर। log √2 को जो है हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेट का जो कॉन्सेप्ट है यही है, और इसी टाइप का सवाल दिया होगा, और हमको लगता है कि आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो 7.9 जो है ना, आप अच्छे से बना लीजिए, 7.9 आप अच्छे से बना लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7.10 डिस्कस करेंगे, जिसको बताने में मुश्किल से हमको 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आप अपने से कुछ सवाल बनाइए, कुछ आपको हम कॉन्सेप्ट दिए, ताकि आप उससे सवाल बनना आसानी शुरू हो जाए।
और टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगले संडे को, इस संडे को टेस्ट होने वाला है और हम आपसे अब उम्मीद रखते हैं कि अधिकांश लोग को 80-90 प्लस आएगा, ठीक है। चलिए, लाइट भी कट गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।